Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इस टॉपिक के हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं, मतलब इस वीडियो में। यदि आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो मिस किया हो, जो थियोरी पार्ट पे था, जो बाकी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे था, तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके हमारे वो वीडियो देख सकते हो। ये वाला टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में रिवीजन इस सीरीज में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा आगे के रेफरेंस के लिए। आज इस वीडियो में मैं लाइव बनी हुई हूं आपके साथ, आपके डाउट्स रिलेटेड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स सॉल्व करने के लिए। ये वाला वीडियो बहुत बच्चों का डिमांड था, इसलिए मैं विद इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल्स आई हूं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्विक रिवीजन ये मैं जल्द ही वीडियो बनाऊंगी। अभी इस वीडियो में सिर्फ हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे स्किप ना करें। इस चैप्टर में से बहुत कम फॉर्मूलेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो सिर्फ आपको वही कुछ मुश्किल से 6 या 7 फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको सॉल्व करवा लूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम, दैट इज पीवी वर्क। तो बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा जाएगा दैट कैलकुलेट द वर्क डन, मतलब W, या फिर कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कैलकुलेट द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन जब भी पूछा जाएगा, मतलब PV वर्क डन, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। इसलिए फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा पूछा जाता है calculate work done or PV work done. So W equals to minus P external delta V, which is also equal W equal to P external V2 minus V1, क्योंकि डेल्टा V is equal to V2 minus V1, इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा V को V2 minus V1 से सब्स्टिट्यूट किया। तो ये हो गया W equals to minus P external V2 minus V1। P external मतलब क्या? P एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। W मतलब वर्क डन, V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम एंड डेल्टा V मतलब वॉल्यूम चेंज, दैट इज V2 माइनस V1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अब वर्क डन कैलकुलेट करो, PV वर्क डन कैलकुलेट करो और ये बताओ कि वर्क इज डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग और बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, ठीक है। तो सराउंडिंग ने सिस्टम पे वर्क किया है कि सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया है, ये बताना। तो ये कैसे पता लगेगा? आपके W के वैल्यू से। यदि आपका W का वैल्यू नेगेटिव आया, इसका मतलब सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया है, ठीक है। सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया है यदि W का वैल्यू नेगेटिव आया। इसका मतलब V2 will be greater than V1 and W is negative। यदि आपका W का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है। जब सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा तो W का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और तब V1 will be less than V2 and minus P एक्सटर्नल, ठीक है, या डेल्टा V या W क्या होगा? पॉजिटिव। तो चलिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। तो अभी के लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है? W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, ठीक है। तो चलिए 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally from this to this at constant external pressure this much. Estimate the work done in decimeter cube bar and joule। देखिए तो अभी आपके पास क्या क्या दिया है। आपके पास ये दिया है कि गैस आइसोथर्मली मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपांड हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा T इक्वल्स टू 0। अब उसके बाद वॉल्यूम दिया है
तो ये है आपका V1, करेक्ट। यहां से वॉल्यूम यहां तक बढ़ा है, मतलब ये है V2। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब P एक्सटर्नल है आपका 1.2 बार। अब आपको वर्क डन पता लगाना है डेसीमीटर क्यूब बार में और जूल में। तो आपका फॉर्मूला क्या है? W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। P एक्सटर्नल पता है, V1 पता है, V2 पता है, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे -6 डेसीमीटर क्यूब बार। तो ये हुआ वर्क डन इन डेसीमीटर क्यूब बार। बट अब आपको ये वाला याद रखना जरूरी है रिलेशनशिप, दैट 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार कहते हैं डेसीमीटर क्यूब बार को जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल, ठीक है। तो इसके लिए अब -6 डेसीमीटर क्यूब बार कितना जूल होगा? तो ये ऐसा है, 1 इज इक्वल टू 100, तो -6 इक्वल टू हाउ मच? तो होगा -6 इंटू 100 डिवाइड बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो उससे क्या मिला आपको? एक्सटर्नल प्रेशर -600 जूल। तो ये मिल गया आपको एक्सटर्नल प्रेशर इन डेसीमीटर क्यूब बार एंड इन जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड। अब उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है? P एक्सटर्नल, ठीक है, P एक्सटर्नल कैलकुलेट करने के लिए वो कहा है। अब required to compress 2 moles of an ideal gas, ठीक है। अभी 2 moles मतलब N दिया है 2 मोल, उसका अभी मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट लिख लेती हूँ। फ्रॉम 25 डेसीमीटर क्यूब टू 13 डेसीमीटर क्यूब। तो गैस कॉम्प्रेस हो रहा है इसलिए वॉल्यूम कम होगा, तो V1 आपका बड़ा है और V2 अब आपका छोटा, और वर्क डन इतना है, ठीक है। तो अब W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है, ये तो मेरा फॉर्मूला है। मुझे अब V1 पता है, V2 पता है, W पता है, बट W मेरा किस में है? जूल में। और आप V1 देखोगे डेसीमीटर क्यूब में है, इसलिए आपको W को जूल से डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो जिसके लिए आपको क्या करना है? 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 100 जूल, देयरफॉर दिस मच जूल इक्वल्स टू हाउ मच डेसीमीटर क्यूब। उसके लिए आपको ये जो वैल्यू है इसको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर रही हूँ वापस में, 4862.4 जूल इंटू 1 डेसीमीटर क्यूब बार डिवाइड बाय 100 जूल। तो आपको W मिल जाएगा अब डेसीमीटर क्यूब बार में। अब ये सारे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे आपके ये वाले फॉर्मूला में, ठीक है। तो W पता है मुझे, P एक्सटर्नल मुझे कैलकुलेट करना है, V2 पता है, V1 पता है, ये सारे वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगी तो P एक्सटर्नल मुझे मिलेगा 4.052 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ml ethylene gas and 150 ml of HCl gas was allowed to react at 1 bar pressure according to reaction। तो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए आपको कितना ml इथिलीन गैस लगा था? 200 ml, 150 ml आपको लगा HCl और रिएक्ट किया, और वो कितना? अभी आपका प्रेशर आपको पता लगाना, ठीक है, ये ml तो दिया ही नहीं है, और रिएक्ट करके 1 बार प्रेशर पे रिएक्शन हुआ है, और कहा है पीवी वर्क पता लगाने। पीवी वर्क पता लगाने मतलब ऑब्वियसली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। जब भी पीवी वर्क पता लगाने कहेंगे तब आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब आप रिएक्शन की तरफ देखें, रिएक्शन की तरफ देखोगे तो देखोगे 1 मोल ऑफ इथिलीन गैस रिएक्ट हो रहा है 1 मोल ऑफ HCl के साथ, देने के लिए 1 मोल ऑफ इथिलीन क्लोराइड। इसका मतलब 150 ml ऑफ HCl रिएक्ट होगा सिर्फ 150 ml ऑफ इथिलीन गैस के साथ, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 है। तो 150 ml HCl सिर्फ 150 ml ऑफ इथिलीन गैस के साथ रिएक्ट होगा, बाकी 50 ml वेस्ट हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट में भी आपको 150 ml ऑफ प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए 1 मोल ऑफ इथिलीन गैस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HCl टू गिव 1 मोल ऑफ इथिलीन क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ 150 ml HCl रिएक्ट हो रहा है सिर्फ 150 ml ऑफ इथिलीन गैस के साथ, तो देने के लिए 150 ml ऑफ इथिलीन क्लोराइड। इसलिए V1 अब पता लगाओ, यहाँ पे V1 क्लियर नहीं था, अब पता लगाऊंगी मैं। V1 इक्वल्स टू 150 प्लस 150, ठीक है, 150 ml ऑफ HCl प्लस 150 ml ऑफ इथिलीन गैस।
और ये 50 ml वेस्ट है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बाकी का 50 ml ऑफ इथिलीन गैस। तो 150 प्लस 150 300 ml, जिसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको डिवाइड करना होगा 1000 से, या फिर इसको आप कह सकते हो 0.3 लीटर भी। तो V2 इज इक्वल टू 150 ml दैट इज 0.15 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार है, तो अब आपके फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो V2 क्या है, इनिशियल रिएक्टेंट का वॉल्यूम, V2 क्या है, सॉरी ये V1 है, ठीक है, इनिशियल रिएक्टेंट का वॉल्यूम, और V2 है फाइनल प्रोडक्ट का वॉल्यूम। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 0.15 डेसीमीटर क्यूब बार, बट उन्होंने तो आंसर जूल में पूछा है, तो आपको पता है 1 डेसीमीटर क्यूब बार इक्वल्स टू 100 जूल। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा 15 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 mole of ideal gas is compressed from 500 centimeter cube against a constant external pressure this much. The work involved in the process is 36.0 joule. Calculate the final volume. ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V1, ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्सटर्नल प्रेशर, उसके बाद आपको दिया हुआ है वर्क डन, और कहा है फाइनल वॉल्यूम पता लगाने के लिए। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में, जिसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड कीजिए 1000 से, V1 मिल गया। एक्सटर्नल प्रेशर है पास्कल में, जिसे आप डिवाइड करना है 10⁵ से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बार में, ठीक है। अब वर्क डन भी आपको किस में है, जूल में, जिसे आपको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब बार में। तो आपको पता है 1 डेसीमीटर क्यूब बार इज इक्वल टू 100 जूल। ये वाला रिलेशनशिप यूज कीजिए और 36 जूल को कन्वर्ट कर लीजिए डेसीमीटर क्यूब बार में। तो पहला तो इस वाले प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कन्वर्जन। तो आपने वॉल्यूम कन्वर्ट किया, प्रेशर कन्वर्ट किया, वर्क कन्वर्ट किया। अब आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए, W इक्वल्स टू P एक्सटर्नल डेल्टा V दैट इज माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो W पता है मुझे, P एक्सटर्नल पता है मुझे, V1 पता है, मैं सारा सॉल्व करूंगी तो मुझे V2 मिल जाएगा दैट इज 0.2 डेसीमीटर क्यूब दैट इज 200 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, calculate the work done during synthesis of NH3 in which volume changes from this to this. मतलब V1 is this and V2 is this. At constant external pressure 43 bar, मतलब P external is 43 bar. In what direction energy flows? मतलब उन्होंने ये कहा है कि आपको पहले क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है दैट इज W, और फिर बताना है कि सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क हो रहा है या फिर सिस्टम से सराउंडिंग पे वर्क हो रहा है, तो आपको पता वो लगाना है। तो पहले W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो W क्या हुआ, W कैसे कैलकुलेट करोगे, P एक्सटर्नल कितना है माइनस 43 बार। अभी आपको V2 पता है, V1 पता है, तो आपको W मिल जाएगा डेसीमीटर क्यूब बार में। बट आपको पता है 1 डेसीमीटर क्यूब बार इक्वल्स टू 100 जूल। Therefore, 172 decimeter cube bar is equal to 17,200 जूल, और इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड कीजिए 1000 से, जिससे ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किलो जूल में मिला। अभी आप किलो जूल में कीजिए कि जूल में रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर आप जूल तक रहने दोगे तो भी चलेगा। बट आप देखो आपका वर्क डन क्या है, आपका वर्क डन पॉजिटिव है। वर्क डन जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब सराउंडिंग से सिस्टम पे वर्क किया गया है, ना कि सिस्टम से सराउंडिंग पे, ठीक है। तो सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट याद रखने के लिए कहा था, करेक्ट, ये वाले स्टेटमेंट, ठीक है। तो वर्क डन जब भी पॉजिटिव है तभी सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा है, और जब वर्क डन नेगेटिव है तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, ठीक है, वो पीवी वर्क था, अब मैक्सिमम वर्क है। तो W max इक्वल्स टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2। तो
तो ये एक फॉर्मूला हुआ, इसी का दूसरा फॉर्मूला है। जब प्रेशर दिया रहेगा तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, जब वॉल्यूम दिया रहेगा तब -2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1, क्योंकि आपको पता है P1 V1 equals to P2 V2, therefore V2 upon V1 is equal to P1 upon P2। इसलिए दोनों फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, एक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, एक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। चलिए इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। 2 moles of an ideal gas, अभी देखिए मैं यहाँ पे पहले टर्म्स बता देती हूँ। W मैक्स तो आपको पता चल गया, मैक्सिमम वर्क डन। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R मतलब गैस कांस्टेंट 8.303, फिर T मतलब टेम्परेचर, P1 मतलब इनिशियल प्रेशर, P2 मतलब फाइनल प्रेशर, V2 मतलब फाइनल प्रेशर, V1 मतलब इनिशियल प्रेशर। अब हम इस पे देखते हैं। तो 2 moles of an ideal gas, 2 moles मतलब N, ठीक है, are expanded isothermally and reversibly from 20 liter to 30 liter, मतलब V1 and V2। 300 Kelvin मतलब T, calculate the work done, R दिया हुआ है। तो W max equal to -2.303 nRT log to the base 10 V2 minus V1। N पता है, T पता है, V1 पता है, V2 पता है, R पता है, सारे वैल्यूज जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए तो आपको W max मिलेगा -2023 जूल, क्योंकि यहाँ पे सबको जूल में है तो आपको जूल में मिलेगा, और उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कीजिए 1000 से और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा किलो जूल में। आप जूल तक रहने दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 gram of CO2 are compressed isothermally and reversibly at 298 Kelvin from initial pressure this and when work done is this, find out the final pressure। मतलब आपको P1 दिया है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्राम में दिया है नॉट मोल्स में, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। P1 दिया है, P2 पता लगाना है, W दिया है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू -2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2। तो N कैसे पता लगाओगे, 22 ग्राम मतलब गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। N कैसे होता है, जो भी गिवन वेट है आपके पास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 22, मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, CO2 का तो कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 2 × 16, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 44 है। तो गिवन वेट 22 डिवाइड बाय 44, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.5 मोल। T तो दिया हुआ है, ठीक है, P1 दिया हुआ है, अब W भी दिया हुआ है, पर W है किलो जूल में, जिसे आप कन्वर्ट करोगे जूल में। तो 1.2 किलो जूल को इंटू 1000 करोगे तो आपको मिल जाएगा जूल में, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में सब डालो, W इक्वल्स टू -2.303 nRT log to the base 10 P1 upon P2। अब log to the base 10 P1 upon P2 इक्वल्स टू, ये सारे इधर वैल्यूज आ जाएंगे, इसको पूरा एंटीलॉग लॉग सॉल्व करके निकालोगे तो P2 आपको मिल जाएगा 263.4 किलो पास्कल। P1 पास्कल में था इसलिए P2 भी पास्कल में मिला, इधर कन्वर्शन की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 300 millimole of an ideal gas occupies this much decimeter cube at 300 Kelvin। तो यहाँ पे मिली मोल में दिया हुआ है, जिसको आपको मोल में कन्वर्ट करना है N, ठीक है। आइडियल गैस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना, ठीक है, मतलब ये V1 है और ये T है। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन एक्सपेंशन अंटिल इट्स वॉल्यूम हैज इंक्रीज बाय दिस मच। वॉल्यूम किससे इंक्रीज हो रहा है, 2.3 डेसीमीटर क्यूब से। मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या है, आपको इसमें V1 में इतना ऐड करना है तो वो हो जाएगा V2। तो ये V2 में ही एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, हैज इंक्रीज्ड बाय, मतलब इसमें आपको ये ऐड करना होगा तब V2 मिलेगा, ठीक है। अब पहले क्या पता लगाना है, आइसोथर्मली अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.3 बार, ठीक है, 0.3 बार के प्रेशर पे आपको पता लगाना है, मतलब आपको पीवी वर्क पता लगाना है ए में। बी में आइसोथर्मली एंड रिवर्सली, मतलब W मैक्स पता लगाना है। समझ गए कैसे पता लगाया मैंने, कौन सा वर्क पता लगा रहे हैं। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब
ये इतना मतलब पीवी वर्क पता लगाएंगे ए में, बी में आइसोथर्मली या रिवर्सिबली मतलब डब्ल्यू मैक्स पता लगाएंगे, और सी में इनटू वैक्यूम। तो पहले W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, ये पहला है करेक्ट पीवी वर्क का। तो P एक्सटर्नल कितना है 0.3 बार दिया हुआ है, डेल्टा V तो पहले से ही दिया हुआ है डिफरेंस, इसलिए मैं क्या इसको V2 में कन्वर्ट करूंगी फिर माइनस V1 करूंगी, करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा V ही दिया हुआ है। ठीक है, तो W इक्वल्स टू अभी P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो आपको आंसर मिलेगा माइनस 0.69 डेसीमीटर क्यूब बार। तो आपको आंसर मिला डेसीमीटर क्यूब बार में, जिसे आपको कन्वर्ट करना है जूल में करेक्ट। तो आप जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे उसको, आपको पता है 1 डेसीमीटर क्यूब बार इक्वल्स टू 100 जूल, फिर इतना डेसीमीटर क्यूब बार इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल, तो इसको इनटू 100 जूल करो तो मिल जाएगा आंसर माइनस 69 जूल। तो ये ए सॉल्व हो गया। बी आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली मतलब W मैक्स, तो W मैक्स इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1। तो मुझे n पता है जिसे मिलीमोल में मैं मोल में कन्वर्ट करूंगी, तो मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे आपको n मोल में मिलेगा। T मुझे पता है, ठीक है, R मुझे पता है, V2 मुझे पता है अभी 13, V2 कैसे है 30, V2 इज इक्वल टू 13.7 प्लस 2.3 विच इज इक्वल टू 16। तो V2 पता है, V1 पता है, तो ये सब वैल्यूज यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपको मिल जाएगा आंसर इन जूल। तो ये हो गया आपका W मैक्स। अब थर्ड पूछा इनटू वैक्यूम, तो W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, बट वैक्यूम में P एक्सटर्नल 0 होता है, ये याद रखिए, वैक्यूम में P एक्सटर्नल क्या होता है 0। यदि P एक्सटर्नल 0 है तो P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V भी 0 होगा, इसलिए नो वर्क डन इन वैक्यूम। Next, calculate the maximum work when 24 grams of O2 are expanded isothermally and reversibly from pressure of 1.6 bar to 1 bar at 298 Kelvin। तो आपके पास ये n है जिसे आपको कन्वर्ट करना होगा, एक्चुअली ये n नहीं है, ये ग्राम है, गिवन वेट, तो उसको आपको n में कन्वर्ट करना है। आपके पास है P1, आपके पास है P2, आपके पास है T, तो आप पता लगाइए W मैक्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n इज गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ये आपको मिल गया n, R पता है, ठीक है, T पता है, P1 पता है, P2 पता है, तो ये आपका फॉर्मूला है W मैक्स इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2। ठीक है, तो n पता है, R पता है, T पता है, P1 पता है, P2 पता है, सब सब्स्टिट्यूट किया, W मैक्स मिल गया मुझे माइनस 873.4 जूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो कहता है डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। नेक्स्ट है डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशनशिप, तो आपको याद रखना है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद रखिए, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, नेक्स्ट डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। तो डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है, उसका डेल्टा H ये है, ठीक है, टेम्परेचर ये है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा U, सेम टेम्परेचर पे, R पता है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, देखिए डेल्टा U पता लगाना है, डेल्टा H है, तो डेल्टा H क्या होता है, इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। अब Ng क्या होता है, मोल डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, डेल्टा N क्या है, मोल डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, बट दोनों का गैसियस वाला ही कंपोनेंट कंसीडर करना है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का सिर्फ और सिर्फ गैसियस कंपोनेंट को ही कंसीडर करना है। तो डेल्टा Ng इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस, ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस, तो ये मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस, ठीक है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस। तो डेल्टा Ng इज इक्वल टू मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस कितना है 1, कुछ नहीं दिया है मतलब 1, करेक्ट,
मोल ऑफ रिएक्टेंट गैस। तो आप बोलोगे रिएक्टेंट में तो 2 और 3 है, नहीं, रिएक्टेंट में सिर्फ 3 है क्योंकि गैस सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन तो सॉलिड है, एस दिया हुआ है तो आपको सिर्फ गैस कंसीडर करना है, इसलिए हाइड्रोजन का 3, तो 1 माइनस 3, तो ये हो जाएगा डेल्टा Ng माइनस 2 मोल। तो डेल्टा H इक्वल्स टू इतना, R पता है, तो R है जूल पर केल्विन पर मोल में, जिसे आपको किलो जूल में करना है कन्वर्ट, इसलिए आप इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों मैं इसको किलो जूल में कर रही हूँ, क्योंकि डेल्टा H मेरा किलो जूल में, करेक्ट, इसलिए मैं इसे भी किलो जूल में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो हो गया मेरा R किलो जूल में कन्वर्ट। अब मैं सारे वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस R, ये R है, इंटू T इंटू डेल्टा Ng। अब इसे मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे डेल्टा U मिल जाएगा -79.44 किलो जूल। नेक्स्ट है, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज्ड। 2 किलो जूल ऑफ हीट, हीट मतलब होता है Q, तो ये फॉर्मूला हमने लर्न किया था ना, डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, तो ये है Q, ठीक है। एंड 6 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन, मतलब ये W आपको डिटरमाइन करना है, डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो मुझे पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, तो Q मुझे पता है, हीट इज रिलीज्ड है, रिलीज्ड इसलिए ये -2 किलो जूल कहलाएगा, ठीक है। इधर माइनस क्यों आया, देखिए बहुत लोग पूछेंगे कि माइनस आया क्यों, क्वेश्चन में तो -2 किलो जूल नहीं है, ये हीट रिलीज हो रहा है इसलिए -2 किलो जूल, क्योंकि सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है। W दिया हुआ है, ठीक है। अब डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W, तो Q डेल्टा U मिल गया। अब डेल्टा H मतलब होता है Q, तो जो भी Q है वो डेल्टा H, दैट इज -2 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the work done in oxidation of 4 moles of SO2 at this if this much and R is this। और उसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि वर्क डन ऑन सिस्टम है या बाय सिस्टम है। तो फॉर ऑक्सीडेशन अभी आपको 4 मोल्स, देखिए किसके लिए पूछा है, 4 मोल्स ऑफ SO2 के लिए, बट यहां तो सिर्फ 2 मोल्स ऑफ SO2 दिया है, इसलिए आपको ये पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 4 मोल्स ऑफ SO2 के लिए, दिया है 2 मोल्स ऑफ SO2 के लिए रिएक्शन, इसलिए आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 4SO2 प्लस 2O2 गिव्स 4SO3। आपका फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू -NgRT। अब Ng मतलब प्रोडक्ट का मोल ऑफ गैस माइनस रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का कितना है 4, रिएक्टेंट का है ये भी गैस इसलिए 2, ये भी गैस इसलिए 4, मतलब 2 + 4 6, तो ये हुआ 4 - 6 दैट इज -2 मोल। तो प्रोडक्ट का कितना हुआ 4 और रिएक्टेंट का हुआ 4 + 2 दैट इज 6, तो 4 - 2 हो गया -2 मोल। अब आपके पास T है, आप ये फॉर्मूले में सब कुछ डालिए, ठीक है। तो डेल्टा Ng हुआ -2 मोल, R पता है, T पता है, इसको सॉल्व किया तो आपको आंसर मिल गया 4955 जूल, ठीक है। जिसे किलो जूल में करना है डिवाइड बाय 1000 कीजिए तो हो जाएगा 4.955 किलो जूल। वर्क डन पॉजिटिव है, इसलिए वर्क डन इज फ्रॉम सराउंडिंग ऑन सिस्टम, मतलब सराउंडिंग आपके सिस्टम पे वर्क कर रहा है, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव है। नेक्स्ट, कैलकुलेट डेल्टा U एट दिस, T दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा H दिया है, और फिर उसके साथ साथ ये भी बताना है PV वर्क इज डन, कितना PV वर्क हुआ है, ठीक है। तो अब PV वर्क के लिए आपको PV चाहिए, VV चाहिए, जो दिया नहीं है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला। जो PV वर्क पूछा है बट PV नहीं दिया और VV नहीं दिया है, उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा NgRT। तो डेल्टा Ng कितना है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस। तो प्रोडक्ट गैस कितना है 1, रिएक्टेंट गैस कितना है 1 + 1 दैट इज 2, तो ये हो गया -1 मोल। फॉर्मूला ये है W इक्वल्स टू -NgRT। तो ये है आपका Ng, ये R, ये T, इसको सॉल्व करो तो मिल गया आंसर जूल में, जिसे किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 कीजिए तो आपको मिल जाएगा किलो जूल में। आपको नेक्स्ट फॉर्मूला पड़ता है डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NgRT। तो डेल्टा माइनस NgRT मतलब क्या हुआ W,
करेक्ट, माइनस NGRT मतलब W, इसलिए मैंने ये पूरे टर्म को रिप्लेस कर दिया W से। देयरफॉर अब क्या हुआ मेरा फॉर्मूला, डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा H प्लस W। तो डेल्टा H मुझे पता है, W मैंने कैलकुलेट किया है, तो मुझे डेल्टा U मिल गया। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। पहला, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl एट 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 मोल ऑफ HCl एट 200 डिग्री सेल्सियस, ये फॉर्मूला है। अब उन्होंने सिर्फ 1 मोल ऑफ HCl के लिए वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए दिया है, और यहां दिया कितना है, 4 मोल। कैलकुलेट करने के लिए कितने के लिए कहा है, सिर्फ 1 मोल ऑफ HCl के लिए दिया है 4 मोल। मतलब आपको पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड करना है, आपको पूरे इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड बाय 4। तो इसलिए अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, HCl 1/4 O2 gives 1/4 Cl2 2 Cl2 प्लस 1/2 ऑफ H2O। तो मैंने पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया, तो मुझे ये इक्वेशन मिला। अब डेल्टा Ng इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस। तो प्रोडक्ट गैस कितना है, देखिए प्रोडक्ट गैस है हाफ, तो हाफ प्लस हाफ, रिएक्टेंट कितना 1/4 एंड 1, तो 1 प्लस 1/4, तो हो गया माइनस 0.25 मोल। तो Ng कितना है, माइनस 2.05 मोल। अब मेरा फॉर्मूला है W इक्वल्स टू माइनस NGRT। तो Ng मैंने कैलकुलेट किया, R मुझे पता है, T दिया हुआ है, मैं सब T कैसे मैंने कैलकुलेट किया, 200 डिग्री सेल्सियस दिया है, 200 प्लस 273 इज इक्वल टू 473 केल्विन। तो आपको जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, उसे ऐड करना है 273। तो मुझे मिल गया T। अब मैं ये पूरा सॉल्व करूंगी तो W मुझे मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट ये, डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ NO एट दिस मच टेम्परेचर। अब उन्होंने वापस 1 मोल ऑफ NO कहा है, 1 मोल ऑफ NO, पर दिया है 2 मोल ऑफ NO। मतलब आप पूरे इक्वेशन को आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 2। तो पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड बाय 2 करूंगी, तो अब बचेगा मेरा इक्वेशन NO इक्वल्स टू हाफ N2 प्लस हाफ O2। अब डेल्टा Ng इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस कितना है, हाफ प्लस हाफ, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस कितना है 1, इसे सॉल्व करूंगी तो 0 मोल। तो W इक्वल्स टू माइनस NGRT, Ng तो 0 है, R पता है, T पता है, अब इसे सॉल्व करोगे तो W मिलेगा 0 किलो जूल, क्योंकि Ng 0 हो गया तो मल्टीप्लाई करके सब कुछ 0 हो जाएगा, तो नो वर्क डन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वर्क डन एंड कमेंट ऑन वेदर वर्क इज डन ऑन और बाय सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है कि सिस्टम वर्क कर रहा है। जब डिकम्पोजिशन हो रहा है 2 मोल्स ऑफ दिस, तो अब उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन देखिए, 2 मोल्स ऑफ इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए कहा है, बट उन्होंने दिया क्या है, सिर्फ 1 मोल दिया है। 1 मोल कैलकुलेट करने के लिए कहा है 2 मोल के लिए। इसका मतलब आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। समझिए कब आपको डिसाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको देखना है कितने मोल के लिए पूछा है, कितना मोल दिया है, उस हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपको डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। तो यह मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो अब आपका इक्वेशन हो गया 2 मोल्स ऑफ दिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 4 मोल ऑफ H2। अब डेल्टा Ng इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैस। प्रोडक्ट गैस कितना है 2 प्लस 4 दैट इज 6, रिएक्टेंट गैस है ही नहीं, सॉलिड है, इसलिए 0, तो ये हो गया प्लस 6 मोल। अब W इक्वल्स टू माइनस NGRT, मैंने Ng कैलकुलेट किया, R पता है, T पता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 100 प्लस 273 इक्वल्स टू 373 केल्विन। अब इसे सॉल्व करूंगी तो इतना जूल मिलेगा, इसे 1000 से डिवाइड करूंगी तो उतना मुझे किलो जूल मिलेगा। और जैसे कि आप देख सकते हो वर्क डन नेगेटिव है, इसलिए सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के स्टैंडर्ड एंथैल्पी से आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता लगाना है। तो उसका है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समीशन ऑफ स्टैंडर्ड, समीशन मतलब सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यदि आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से पता लगाना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन,
तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये आपका एक रिएक्शन है जिसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी पता लगाना है। आपके पास दिया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन H2O, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ C2H6। अब आपको यहां याद रखना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब प्योर मॉलिक्यूल्स जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, जैसे O2, H2, N2। ठीक है, ये सबका स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है? 0। तो प्योर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है? 0। ये याद रखना है। इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 नहीं दिया हुआ है, आप देखोगे गिवन में, तो क्योंकि वो 0 होता है। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब प्रोडक्ट में क्या है? 4CO2 प्लस 6H2O। तो ये हो जाएगा 4 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 6 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट में क्या है? 2C2H6 7O2। तो हो जाएगा -2 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो 4 इंटू CO2 का कितना है? सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 4 इंटू दिस, फिर 6 इंटू वाटर का कितना है? इतना, तो आप इधर डालिएगा, माइनस 2 इंटू C2H6 का कितना है? इतना, तो यहाँ पे डाल दिया, और पता है O2 का 0 इसलिए 0 हो गया। अब इसे पूरा आप सॉल्व कीजिए तो आपको मिल जाएगा आंसर -3119 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन का है, ठीक है, ऑफ CH4 इफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of CH4 is this, standard enthalpy of formation of CO2 is this, and standard enthalpy of formation of H2O is this. So standard enthalpy of formation दिया हुआ है, और standard enthalpy of combustion मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने standard enthalpy of reaction ही पूछा है। तो जब भी standard enthalpy of formation दिया रहेगा, यहाँ पे F लिखा रहेगा ना, इससे आप पहचान लोगे। तो जब भी standard enthalpy of formation दिया रहेगा और फिर standard enthalpy of combustion पूछे या reaction पूछे, आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो आपका ये इक्वेशन है, आपको ये पता लगाना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, क्योंकि आपके पास एक ही CO2 है इसलिए CO2 प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस standard enthalpy of formation of CH4 plus 2 into standard enthalpy of formation of O2। तो CO2 का कितना है? दिया हुआ है, H2O का दिया हुआ है, ठीक है, CH4 का दिया हुआ है, O2 का 0 होता है, पता है मुझे। तो ये सारा मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा -890.3 किलो जूल। नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पता लगाना है। ये आपका रिएक्शन है, ठीक है, आपके पास डाटा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो अब आपके पास दिया ये Fe प्योर है, इसलिए ऑफ कोर्स इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe क्या होगा? 0। तो अब आपका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या है? तो 2Fe है, तो 2 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ Fe, 3CO2 है तो 3 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO2 माइनस आपके पास 1Fe2O3 है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, 3CO है इसलिए प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ CO। अब आप इसे सॉल्व करोगे, आपके जो ये वैल्यूज दिए हैं इधर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा -25 किलो जूल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। जब आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया है और तभी भी आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, तो और आपके पास बॉन्ड की, ठीक है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है, ठीक है, इस बॉन्ड का एंथैल्पी दिया हुआ है, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब पता चला ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जो अर्लियर वाला फॉर्मूला है कब यूज करोगे? जब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया होगा।
अब सपोज आपके पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन नहीं दिया है, आपके पास बॉन्ड के एनर्जी के वैल्यूज दिए हैं और कैलकुलेट करने को कहा है एंथैल्पी, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। देखो रिएक्टेंट अब पहले आया, प्रोडक्ट बाद में, याद रखो, ठीक है, जब बॉन्ड के एनर्जीज दिए हैं। तो अब यहां पे आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, अब डेल्टा दैट इज एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड दिया है, एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड दिया है, एंथैल्पी ऑफ NN बॉन्ड दिया है। अब ये जो फॉर्मूला दिया है इक्वेशन, इस इक्वेशन को एक्सपांड करके लिखो कि सारे बॉन्ड्स दिखे। तो ये है NN बॉन्ड, करेक्ट, ये सब NH बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स लिखो, फिर HH बॉन्ड, H2 मतलब HH, और 2NH3 मतलब NH3 मतलब N के साथ 3H है और ये 2 बार। तो अब आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में आपके पास 4 NH बॉन्ड है, देखिए है ना 4 NH बॉन्ड, तो 4 इंटू NH प्लस एक NN बॉन्ड है प्लस NN, एक HH बॉन्ड है प्लस HH माइनस रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में क्या है 3 NH बॉन्ड है बट वो 2 टाइम है, तो टोटल कितना हुआ 6 NH। अब ये सबके वैल्यूज दिए हुए हैं, करेक्ट, तो ये हो जाएगा 4 इंटू NH मतलब 4 इंटू 3 89 प्लस NN कितना है, NN है 159 प्लस HH कितना है, HH है आपका 435 माइनस 6 इंटू NH मतलब 389, और ये सब आप वैल्यू डाल के सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 184 किलो जूल। नेक्स्ट, द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो ये आपका रिएक्शन है, इसका एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, ठीक है, एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है। अब कैलकुलेट करना है Cl बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, एंथैल्पी चेंज दिया है, Cl बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है, बाकी बॉन्ड एंथैल्पीज दिए हुए हैं। तो अब आपका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में क्या है, देखो इसको एक्सपांड करके लिखो जिससे आपको पता चले यहां पे रिएक्टेंट में क्या है और प्रोडक्ट पे क्या है, ठीक है, Cl गिव्स CH3Cl, सही है, प्लस HCl। तो रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में है 4CH, करेक्ट, 4CH प्लस 1Cl माइनस प्रोडक्ट में है 3CH प्लस 1Cl प्लस 1HCl, हो गया। अब देखो यहां पे कैंसिल भी कर सकते हो, 4 डेल्टा CH और ये माइनस है ना 3, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे बचेगा सिर्फ 1 डेल्टा CH, ठीक है, ये Cl तो ऐसे कैसे ही बचेगा, यहां पे तो ये कैंसिल हो गया, इसलिए अब प्रोडक्ट में क्या बचा आपके पास, सिर्फ ये और ये। तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये बाकी दिया हुआ है, तो यहां पे बेसिकली ये हुआ डेल्टा मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 इंटू CH प्लस 1 इंटू ClCl माइनस 1 इंटू CCl माइनस 1 इंटू HCl। अब ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा एंथैल्पी ऑफ CCl मिलेगा 330 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन। तो हेज लॉ क्या कहता है कि ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, जो पूरे रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होता है वो एक्चुअली सम होता है एंथैल्पी चेंज ऑफ ईच स्टेप। तो सपोज A प्लस B गिव्स C, C प्लस D गिव्स E, ये स्टेप्स है, ठीक है, E प्लस F गिव्स G, और फाइनल है आपका रिएक्शन X प्लस Y गिव्स Z, मतलब सम। तो ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन का एंथैल्पी होता है, सम ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर दिस स्टेप्स, ठीक है। तो ये स्टेप्स थे, A स्टेप, B स्टेप, C स्टेप, तीनों स्टेप का जो सम होगा वो ही होगा ओवरऑल चेंज ऑफ योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए कहा है और साथ ही आपको 2 रिएक्शन दिए हुए हैं। तो ये 2 रिएक्शन एक्चुअली स्टेप्स हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2,
और आपको कैलकुलेट करना है इसके लिए ओवरऑल एंथैल्पी। तो स्टेप्स के एंथैल्पी दिए हुए हैं। तो अब आप देखिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 2Fe रिएक्टेंट में एंड O2 रिएक्टेंट में। तो आप फर्स्ट रिएक्शन में देखोगे तो देखोगे Fe प्रोडक्ट के साइड पे दिया हुआ है, बट Fe मुझे तो कहां चाहिए था, रिएक्टेंट में। तो मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर दूंगी, तो रिवर्स इक्वेशन 1 रिवर्स करूंगी तो जो भी प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन जाएगा। तो 2Fe प्लस Al2O3 गिव्स 2Al प्लस Fe2O3। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, रिवर्स की, तो एंथैल्पी भी रिवर्स हो जाएगा। तो माइनस 847.6 हो जाएगा प्लस 847.6। ठीक है, तो एंथैल्पी भी साइन से रिवर्स हो गया। अब सेकंड में देखिए क्या दिया हुआ है, 2Al प्लस 3O2। 3O2 तो रिएक्टेंट के साइड है, यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड है, तो इसको कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 को जो रिवर्स किया है उसको इक्वेशन 2 से वैसे के वैसे ऐड करना है। तो इक्वेशन 2 वैसे के वैसे है, उसको आप ऐड कीजिए। तो 2Al अपोजिट साइड के चीजें कैंसिल होती है, सेम साइड की चीजें ऐड होती है। याद रखिए अपोजिट साइड की चीजें क्या होंगी, कैंसिल, सेम साइड की चीजें ऐड। तो Al कैंसिल हो गया, Al2O3 कैंसिल। तो अब बचा क्या, 2Fe प्लस 3/2O2 गिव्स Fe2O3। अब ये दोनों को ऐड करना है आपको, तो माइनस 1670 प्लस 847.6। अब इसे ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा ये। तो ये हुआ आपको ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी स्टेप्स दिया हुआ है, ए स्टेप, बी स्टेप, सी स्टेप। अब देखिए जो ए स्टेप में दिया हुआ है आप देख सकते हो, ए स्टेप में क्या दिया, SiO2, जो यहाँ पे एक्चुअली आपको रिएक्टेंट के साइड में चाहिए। तो आपको इक्वेशन 1 रिवर्स करना होगा। तो SiO2 जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट बन गया, और जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट बन गया, और ये भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस 911 किलो जूल हो जाएगा प्लस 911 किलो जूल। टेक्स्ट बुक में ये करेक्शन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कार्बन आपको चाहिए रिएक्टेंट के साइड जो ऑलरेडी है। अब आपको सिलिकॉन, ठीक है, अब आपको SiC चाहिए प्रोडक्ट के साइड जो ऑलरेडी है। तो मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 को आपको उल्टा करना है। तो अब 1 को उल्टा करने के बाद आपको मिला इक्वेशन 4। तो अब आपको इक्वेशन 2, 3 और 4 को ऐड करना है। तो 2, 3, 4 ऐड कर रही हो, तो जो सेम साइड पे चीजें वो ऐड होंगी, अपोजिट साइड पे कैंसिल होंगी, ठीक है। तो अब SI यहां पे कैंसिल, O2 यहां पे कैंसिल, एक रिएक्टर में एक प्रोडक्ट में, करेक्ट। अब बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा है 1 SiO2, 2 कार्बन यहां, 1 कार्बन यहां, तो 3 कार्बन गिव्स SiC प्लस 2O2 हो गया। अब ये तीनों वैल्यूज को ऐड कीजिए, दैट इज -221 माइनस 65.3 प्लस 911। ये सबको ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा प्लस 624 किलो जूल। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। अब आपके पास ये सब दिया हुआ है, बट आपको CH3OH का फॉर्मेशन का रिएक्शन ही नहीं दिया है, ठीक है। आपको नीचे सारे चीजें दी हुई हैं कि क्या क्या रिएक्शन, मतलब क्या क्या स्टेप्स हैं, बट जो मेन रिएक्शन है जो हर जगह दिए हुए थे, देखो यहाँ पे सब जगह मेन रिएक्शन एक दिया हुआ था, ऐसा मेन रिएक्शन यहाँ पे दिया ही नहीं, तो वो आपको खुद लिखना है। तो आपका रिएक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है, 6 ग्रेफाइट कार्बन प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 गिव्स CH3OH। तो ये मैं सजेस्ट करूंगी ये क्वेश्चन आप बाय हार्ट कर ले, जिससे ये क्वेश्चन आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब आपको कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए आपके रिएक्टेंट साइड में। तो आप यहां देखें, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी रिएक्टेंट साइड में है, नो प्रॉब्लम, यहां पे भी, यहां पे भी, मतलब इन शॉर्ट आपका सब कुछ जगह पे है। सिर्फ आपको क्या करना है, अब यहां पे देखिए, यहां पे और एक चीज याद रखिए, यहां चाहिए आपको 2H2, यहां पे 2H2 है क्या, सब कुछ जगह पे, आपको कोई भी इक्वेशन रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ H2 सिर्फ एक ही है, पर मुझे चाहिए तो 2H2, मतलब मुझे इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 2H2 प्लस
O2 gives 2H2O, तो अब ये हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2, तो इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई की, इसका मतलब मुझे डेल्टा H को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो भी डेल्टा H मेरा यहाँ पे है इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो हो जाएगा 575 किलो जूल। अब इक्वेशन 2 में इसको ऐड कर देना है वैसे के वैसे, तो इक्वेशन 2 में मैं ऐड कर रही हूं, तो मुझे मिल रहा है ये, ठीक है। बट अभी भी मुझे मेरा मेन इक्वेशन नहीं मिला है, ये है मेरा मेन इक्वेशन, अभी भी मुझे मेन इक्वेशन नहीं मिला, देखिए अभी तक मुझे CH3OH नहीं मिला है। मतलब अब इक्वेशन 1 को मुझे रिवर्स करना है, इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे रिवर्स कर रही हूं, ठीक है, और उसको ऐड कर रही हूं मेरे नए वाले इक्वेशन में, जो नया वाला इक्वेशन मैंने अभी पता लगाया। तो इक्वेशन 1 को रिवर्स किया, नए वाले इक्वेशन में ऐड किया, जिससे मुझे फाइनल डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन मिल गया। नेक्स्ट, कैलकुलेट डेल्टा H फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपके पास ये रिएक्शन है, अब आपको ध्यान देना है H3BO3, देखिए अब ये तो चाहिए ही नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए H2O, H2O कहाँ पे है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, पर मुझे H2O कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट साइड में, मतलब मुझे ये रिएक्शन को क्या करना है, रिवर्स, इक्वेशन 1 को रिवर्स करना है, ठीक है। नेक्स्ट, BH2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में चाहिए, ये प्रोडक्ट में है, इसे कुछ नहीं करना है। ये रिएक्टेंट में चाहिए, ये ऑलरेडी रिएक्टेंट में, इसलिए इसको भी कुछ नहीं करना है। मतलब इक्वेशन 1 को रिवर्स करना है, इक्वेशन 2 और 3 को उसमें ऐड करना है, समझ गई मैं। अब इक्वेशन 1 को रिवर्स कीजिए और साथ ही साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, क्यों इक्वेशन 1 को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 3H2O दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक ही H2O है, तो एक्चुअली वो रीजन नहीं है, एक्चुअली ये रीजन है कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको H3BO3 2 टाइम्स, बट यहाँ पे दिया हुआ है H3BO3 1 टाइम, ठीक है। तो 1 टाइम दिया, उसको 2 टाइम चाहिए, तो इसलिए आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इक्वेशन 1 को आपको रिवर्स कीजिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको ये दोनों को इक्वल करना है ना। तो इक्वेशन 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, जिससे ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये 4H3BO3 और ये भी 4H3BO3 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को किससे मैंने उल्टा किया, पहले इक्वेशन 1 को उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, और अब जाके मैं अपना नया इक्वेशन मिला है मुझे 4, 5 और 3 वैसे के वैसे ही रखूंगी। तो 4, 5 और 3 को ऐड करूंगी, उसके बाद में 4, 5, 3 को ऐड करूंगी, तो 2O3 कैंसिल हो गया, ठीक है। 4H2O और यहाँ का एक H2O कैंसिल हुआ, तो ये बचा अब सिर्फ 1H2O, क्योंकि ये 4 + 1 5, तो 6 - 5, तो एक ही H2O बचा, ठीक है। ये 4H3BO3 कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मेरे पास बचा ये 1H2O 4HBO2, ठीक है, ये सब मुझे मिला। अब इसके बाद में ये सब को क्या करूंगी, ऐड करूंगी, तो मुझे मिलेगा -11.58 किलो जूल। नेक्स्ट, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो ये रिएक्शन है जिसका एंथैल्पी चेंज इतना है, जब 100 ml इथिलीन 100 ml H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 100 ml इथिलीन 100 ml H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रेशर इतना है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन एंड डेल्टा U। तो आपको पता है जब 100 ml ऑफ इथिलीन 100 ml H2, मतलब 1 मोल ऑफ इथिलीन 1 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ C2H6 दे रहा है, करेक्ट। तो 1 मोल ऑफ इथिलीन 1 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ C2H6 दे रहा है, मतलब 100 ml ऑफ इथिलीन 100 ml ऑफ H2 के साथ रिएक्ट करके 100 ml ऑफ C2H6 दे रहा है। 1 मोल इज 100 ml हियर, क्योंकि उन्होंने कहा है 1 मोल ही है, 1 मोल यहाँ पे कहा है 100 ml, तो 100 ml ही है प्रोडक्ट भी। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट V2 क्या हुआ, 100 ml, क्या प्रोडक्ट कितना हुआ, 100 ml, दैट इज 0.1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि डिवाइड बाय 1000 होता है, ठीक है। V1 100 + 100 हुआ, दैट इज 200 ml, तो इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे 0.2 डेसीमीटर क्यूब, तो V1 मिल गया, V2 मिल गया। तो W = P external × V डेल्टा V। P external मुझे पता है, दिया हुआ है, V2 - V1 पता है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, P external × V2 - V1। V2 V1 मैंने कैलकुलेट किया ना अभी, तो ये हो गया, तो मुझे W मिल गया,
जिसे मैं जूल में कन्वर्ट करूंगी, तो जूल में कन्वर्ट करूंगी तो इतना मुझे जूल मिला। ठीक है, अब माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इज इक्वल टू 10 जूल, देयरफॉर पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस 10 जूल। समझ गए कैसे किया है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी जो यहाँ पे था वो W हुआ ना, तो W क्या था? 10 जूल, तो इसलिए पी एक्सटर्नल डेल्टा वी क्या होगा? माइनस 10 जूल। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। तो डेल्टा U पता लगाना है, डेल्टा H दिया हुआ है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, तो मुझे पता है डेल्टा H, मुझे ये पता है, मैं सब सॉल्व करूंगी तो मुझे मिल जाएगा डेल्टा U। नेक्स्ट, हाउ मच हीट इज इवॉल्व व्हेन 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट्स विथ NO2। ये है रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इतना हीट इवॉल्व हो रहा है जब 4 मोल्स ऑफ CO रिएक्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पे दिया है 4 मोल्स ऑफ CO रिएक्ट हो रहा है, तब इतना हीट इवॉल्व हो रहा है। तो बेसिकली उन्होंने दिया है 4 मोल्स CO रिएक्ट होगा तो इतना हीट इवॉल्व होगा, तो 12 ग्राम CO रिएक्ट होगा तो कितना, ये पता लगाना है, बट आपको यूनिट सेम करने होंगे। तो 4 मोल्स के लिए इतना हीट इवॉल्व है, इसलिए 1 मोल के लिए कितना होगा? 1200 डिवाइड बाई 4 इतना। तो 1 मोल के लिए मैंने पता लगा लिया। ठीक है, 4 मोल के लिए इतना हीट, तो 1 मोल के लिए कितना? 1200 डिवाइड बाई 4 दैट इज 300 किलो जूल। तो ये हो गया 1 मोल के लिए। ठीक है, अब CO का मोलिकुलर मास क्या है? 12 प्लस 16 दैट इज 68। अब मुझे 12 ग्राम के लिए पता लगा, तो 12 ग्राम मतलब कितना मोल, पहले वो पता लगाओ। 12 ग्राम मतलब कितना मोल, तो मोल पता लगाने के लिए क्या है फॉर्मूला? गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, तो इतना मोल। तो 12 ग्राम मतलब उतना मोल, तो 1 मोल के लिए इतना हीट इवॉल्व हो रहा है, तो 0.4286 मोल के लिए कितना हीट होगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर मिल जाएगा आपको 128.58 किलो जूल। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on asiadoubts04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. और आज मेरे साथ यहाँ बने रहने के लिए थैंक यू, और आगे भी ऐसे प्रीमियर्स होते रहेंगे। That's all for today. Stay tuned.